हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 के बारे में जिसका नाम है डेवलपमेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो है थोड़ा डाटा बेस्ड चैप्टर है, उस इसलिए हम सारे डाटास को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। चलिए फटाफट से विदाउट डिले हम बात कर लेते हैं डेवलपमेंट की। देखिए इस चैप्टर के अंदर जो है किस तरीके से डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट, एक स्टेट का डेवलपमेंट, एक देश का डेवलपमेंट, किस तरीके से हम कंट्रीज को डिवाइड करते हैं, वो सारी बातें हम करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहा है, the idea of the development or the progress, the idea of the development or the progress has always been with us. We have aspiration or the desire that we would like to do and how would like to live. Similarly, we have the idea of the what about the country should be like. मतलब कि डेवलपमेंट का आइडिया जो है वो हमारे साथ साथ चलता है और डेवलपमेंट के आइडिया जो है वो एक कंट्री के साथ भी चलता है कि किस तरीके से कंट्री डेवलप होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरी एनसीईआरटी की लाइन ली है मैंने। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स द थिंकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस अबाउट द वे इन विच वी कैन वर्क टुवर्ड्स अचीविंग दीज गोल्स। और जो पर्टिकुलर जो है आपका कि किस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में हम क्या क्या चीजें सोचते हैं और क्या अगर हम बात करें कि हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं अपना, तो हम कौन कौन से गोल अचीव करना चाहेंगे। कि जैसे हम बोले कि हम नेक्स्ट ईयर हम ये वाला गोल अचीव कर लेंगे तो हम अपनी कैटेगरी में इतना आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क जो है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क we shall make a beginning at the understanding development. The way we live today is influenced by the past. We cannot desire for change without being aware of this. In the same way, it is only through a democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. ठीक है, वही कह रहा है कि कोई भी जो चीजें हैं, कोई भी जो चीज है, वो कोई भी आपका जो प्रेजेंट चीजें हैं वो पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं और जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट से इन्फ्लुएंस्ड होता है। तो कोई भी चीज अगर आप कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं आपके पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, और जो है हमें उस चीज के बारे में अवेयर होना चाहिए कि हमने क्या अचीव नहीं किया और हमें क्या अचीव करना है। तो ये सारी बात वो कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आगे वो क्या कह रहा है, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के पार्ट को ही चल रहे हैं। तो इसमें इंट्रोडक्शन पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ हम सीधी सीधी बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट है क्या। डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स इशू एज डेवलपमेंट मीन्स अ डिफरेंट थिंग्स सो द डिफरेंट पीपल। मतलब डेवलपमेंट हर एक चीज के लिए, हर एक इंसान के लिए डेवलपमेंट अलग है। कोई ये सोचता है कि मैं मेरा घर बना के डेवलप होऊंगा, कोई ये कई कहता है कि यार मैं अपनी सैलरी बढ़वा के डेवलप होऊंगा। तो सबके अपने अपने एस्पेक्ट्स हैं और अपनी अपनी डिजायर है। डेवलपमेंट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव टर्म व्हिच इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ पीपल। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट के अंदर ये तीनों ही चीजों को हम इन्वॉल्व करते हैं। किन किन? पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अगर तीनों ही लेवल पे एक इंसान डेवलप होता है तो हम उसे बोलते हैं कि ये डेवलप है, और तीनों ही लेवल पे अगर कोई कंट्री डेवलप होती है तो हम ये कहते हैं कि वो डेवलप हो रही है। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड आवर पास्ट एज द वे वी लिव टुडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पास्ट। हमने बोला है कि हमारा जो प्रेजेंट है वो पास्ट से इन्फ्लुएंस्ड होगा और पास्ट और जो फ्यूचर वो प्रेजेंट से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ठीक है, तो डेवलपमेंट आप कब कहते हो कि आप पूरी तरह से डेवलप हो गए हो? डेवलपमेंट मीन ऑल अराउंड द चेंजेस फॉर द बेटरमेंट। भाई डेवलपमेंट मतलब क्या है? तो आप इसको लिख सकते हो थ्योरी में कि डेवलपमेंट मींस ऑल अराउंड चेंजेस फॉर द बेटरमेंट। तो हमारा पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है उसको हम बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट, वो ओवरऑल डेवलपमेंट है। ठीक है, डेवलपमेंट रेफर्स टू ए पॉजिटिव चेंज और इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस इन ए पीपल्स लाइफ वेल बीइंग व्हिच कैन बी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। तो हम वही बोल रहे हैं कि तीनों एस्पेक्ट से अगर कोई इंसान या कोई देश डेवलप हो रहा है तो वो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है। डेवलपमेंट इट मींस मोर इनकम फॉर हायर इनकम। अगर अगर हम सिंपल से बात करें तो डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि आप अपने आप को इकोनॉमिकली ज्यादा बड़ा देखेंगे। ठीक है, तो इकोनॉमिकली ज्यादा बड़ा देखने के लिए आपको क्या करना है? हायर इनकम चाहिए। पीपल नीड रेगुलर वर्क। लोगों को अगर इनकम चाहिए तो लोगों को पैसा कहाँ से आएगा? भाई पेड़ तो झाड़ पे तो चढ़ नहीं, उससे उतर नहीं रहा है। तो हमें रेगुलर वर्क करना चाहिए, मतलब कि हमें एक रेगुलर वर्क चाहिए। ठीक है, और उसके लिए बेटर वेजेस भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ भी मिल रहा है, हम पूरे दिन भर काम कर रहे हैं, हमको 10 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो वो दैट इज कि हमको एक प्रॉपर एक रेस्पेक्टेबल वेजेस मिलना चाहिए, रीजनेबल एंड फेयर प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। और अगर कोई इंसान कोई बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस दे रहा है, तो उसको अपनी सर्विस का एक जो है रीजनेबल प्राइस भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जो है गलत चीज उसको मिले। अब हम यहाँ बात करते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। अब देखो हम चूंकि मान चुके हैं कि डेवलपमेंट जो है उसका मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। ओवरऑल में हमने क्या माना है? सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। ठीक है, इस हिसाब से कोई देश अगर डेवलप हो रहा है, कोई कंट्री अगर डेवलप हो रही है, कोई इंसान अगर डेवलप हो रहा है, तो हम उसको डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में डालेंगे। और इसमें हमने कहा है कि डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो उसको हमने कहीं ना कहीं इनकम के एस्पेक्ट से भी जोड़ा है। अब यहाँ पर
अलग अलग लोग हैं, अलग अलग गोल है। यानी कि हम ये, जैसे मैंने कहा कि आज मैं अगले महीने तक जो है नेक्स्ट इस ईयर के एंडिंग तक मैं अपना ये वाला चैनल ग्रो कर लूंगी, तो मुझे जो है मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और आई होप सो आप इसमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आप लोगों का टारगेट अलग होगा कि यार हमें 10th का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो हमारा टारगेट है। तो इसका मतलब ये है कि हर इंसान हर एक गोल को लेके चलता है अलग, और वो गोल अलग अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जो है different people can have different developmental goal. What may be development for one may not be development for the other person. भाई एक का जो गोल हो सकता है, जरूरी नहीं हो दूसरे के लिए कोई मायने रखता हो। दूसरे के लिए वो कहेगा कि यार जैसे एक चाह रहा है कि मेरी इनकम बढ़ जाए, और दूसरे की इनकम ऑलरेडी बहुत हाई है, तो उसके लिए वो कोई बड़ा क्राइटेरिया नहीं रहेगा। उसके लिए वो क्राइटेरिया रहेगा कि यार मैं यूएस विजिट कर आऊं, है ना, यार आज मैं इस बार सिंगापुर थाईलैंड चला जाऊं। ठीक है, तो उसके लिए एक गोल अलग रहेगा। इट में इवन द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। और कई बार ऐसा होता है कि कई बार हम अपने गोल को रिसीव करने के लिए दूसरों का डिस्ट्रक्शन करते हैं। जैसे एक देश अगर हम ये देखें कि ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल जो है रिवोल्यूशन हुआ था, इंडस्ट्रियल जो वहां पे क्रांति आई थी, ठीक है, तो उन्होंने उस माल की भरपाई को कहाँ किया, दूसरे देशों में डंप करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं दूसरे देशों का डिस्ट्रक्शन शुरू किया। तो कहीं ना कहीं उनका गोल रिसीव करने के लिए उन्होंने दूसरे देशों का डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया था। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू रिजर्व लैंड फॉर फॉरेस्टेशन, दोज रिसाइडिंग इन द नियर बाय एरिया वुड नीड टू रिलोकेट फ्रॉम द एरिया। यानी कि जो आपके जो जंगलों में रहते हैं, जो कि जंगलों के आसपास रहते हैं, वुड नीड टू रिलोकेट फ्रॉम एरिया। तो अगर जंगलों से कुछ कटाई करनी है, या जो ऐसे लोग जो जंगलों में डिपेंड करते हैं, उनको वहां से रिलोकेट करना जरूरी है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप जंगलों को जो है हाईवेज के लिए काट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनका डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उनकी रोजमर्रा की जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी। ठीक है, अब इसमें एक और एग्जांपल, जैसे ये 2 पॉइंट हमने दे दिए डिफरेंट, जैसे आपसे पूछ सकता है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल, इज इट द ट्रू और इज इट द मतलब कि आपकी सोच पे कहाँ तक जो है इस एस्पेक्ट को आप मानते हैं, तो वो चीज आपको लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल, द डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द लैंडलेस रूरल लेबर वुड बी मोर डेज ऑफ वर्क। अगर हम ये बात करें कि एक लैंडलेस रूरल लेबर के लिए डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए, कि उसको ज्यादा से ज्यादा दिन के लिए काम मिले, बेटर वेजेस मिले, और उसके बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन मिले। और अगर हम बात करें कि एक गर्ल है, एक बच्ची है, रिच फैमिली से है, तो वो ये, चाहे वो रिच फैमिली से हो चाहे वो गरीब फैमिली से हो, उसके लिए एक डिजायर एक लड़की के लिए हमेशा होती है कि उसको एक जेंडर इक्वालिटी मिले। ठीक है, ये हर एक लड़की, आई थिंक हर एक बच्ची मेरे साथ कोरिलेट कर पा रही होगी कि एक लड़की के लिए एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, खासतौर से इंडिया में। बाहर के कंट्रीज में इतना दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत है कि हम वो चाहती है कि यार मुझे एटलीस्ट एक समान दर्जा मिले। एंड वुमेन पावरमेंट, ठीक है, औरतें जो है अपने आप को मजबूती दें। दस द पीपल सिचुएशन डिटरमाइन देयर डिजायर एंड डेवलपमेंटल गोल। तो लोग जो हैं, लोगों की सिचुएशन डिसाइड करती है कि उनका डेवलपमेंट गोल क्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर बताया हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ अ डैम माइट बी एन इंप्रूवमेंट ऑफ एन इंडस्ट्रियलिस्ट। जैसे कोई डैम बनाया गया, तो वहां पर कोई इंडस्ट्रियली जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट वो क्या करेगा कि डैम के आसपास जो है वो थोड़ा सा रिसोर्ट वगैरह वगैरह बना देगा, तो भाई वो और जो है उस पे वो पैसा कमाएगा। लेकिन और वहां पर अगर वो जो है डैम से इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो कोई जो इलेक्ट्रिसिटी वाला होगा इंडस्ट्रियलिस्ट, उसको उससे इलेक्ट्रिसिटी से पैसा कमाएगा। Yet the development of the dam lower the land and disturb the life of the individual who are uprooted like clan। अब कुछ लोग जो होते हैं, जो जहां पर जब डैम बनाया जाता है तो खाली किए जाते हैं गांव वगैरह, तो क्या होगा कि वो उनके लिए तो डेवलपमेंट नहीं है, उनका तो घर ही छीन लिया आपने। ठीक, एक इंडस्ट्रीज बहुत कमा रहा है वहां पे, लेकिन आपने तो कई लोग जो वहां रह रहे थे उसको तो आपने ऑलरेडी बेघर कर दिया। तो वो उसके लिए तो डेवलपमेंट नहीं, उसका तो और जो उसकी झोपड़ी बनी थी वो भी खत्म कर दिया आपने। तो ये है कि डेवलपमेंट जो है वो हर इंसान के लिए एक अलग एस्पेक्ट है। ठीक, अब यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर एक डायग्राम ऐड किया है। ठीक, अब ये डायग्राम जो है मैंने गूगल से ही लिया है। ठीक है, कि जैसे ये जो है ये पैसे के बारे में सोच रहा है, ये मतलब कि ये जो है इतना परसेंटेज, मुझे कितना परसेंटेज मिलेगा, ये डॉलर के बारे में सोच रहा है। ये जो है अपनी इंडस्ट्री की, भाई मेरी ग्रोथ यहाँ से ऐसे आएगी। ये जो है ये जो मार्केटिंग वाली बच्ची है, ये जो है सेल के बारे में, इस बार मुझे इतना सेल करना है। ये जो है ये कि भाई मुझे इतना ये ड्रिंक का बना हुआ है जो भी है। ठीक है, तो हर इंसान का ये बताया हुआ है कि हर इंसान का गोल अलग अलग होता है। अब जैसे ये आपकी एनसीईआरटी में ये बनी हुई है, तो मैंने वहीं से ही ली है। क्या है इसके अंदर, लैंडलेस रूरल लेबर। ठीक है, लैंडलेस रूरल लेबर क्या आते हैं कि वो चाहते हैं कि बेटर वेजेस मिले, उनके जो बच्चे हैं उनके बच्चों के लिए एजुकेशन मिले, और कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई सोशल भेदभाव ना हो कि नहीं तेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता इस स्कूल में क्योंकि जो है तू गरीब है। ठीक है, इसके बाद जो दे टू बिकम द लीडर इन द विलेज, और वो जो है कहीं ना कहीं
बाहर ही नहीं सही, मतलब कि विलेज में एटलीस्ट उनको लीडरशिप करने का मौका मिले, मतलब कि उनको पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स भी वो डेवलप करें, ठीक है? ए गर्ल फ्रॉम द रिच अर्बन फैमिली, अगर एक बच्ची है बहुत बड़ी फैमिली से, तो वो क्या करे कि जैसे ना केवल बड़ी फैमिली, छोटी फैमिलीज़ में भी ये एस्पेक्ट रहता है, केवल रिच को हम टारगेट नहीं कर सकते, कि उसको थोड़ी फ्रीडम तो मिले, ठीक है? जैसे उसके भाई को मिल रही है एंड इज एबल टू डिसाइड व्हाट शी वांट टू डू इन लाइफ, और उसको ये फ्रीडम मिले। ऐसा नहीं हो कि उसको बोल दिया जाए कि तुम बड़ी हो गई हो, बीएससी एमएससी करो, ना अब शादी कर, हो गई तुम्हारी ग्रेजुएशन, ना अब शादी कर देते हैं। उसको जो लाइफ में करना चाहती है उसके लिए मिले। शी इज एबल टू परस्यू हर स्टडीज एंड अब्रॉड, वो चाहती है कि मैं अब्रॉड जाके स्टडी करूं, तो वो मौका उसको मिलना चाहिए, ठीक है? प्रॉस्परस फार्मर्स फ्रॉम द पंजाब, पंजाब के जो फार्मर्स है उनको कैसा मिलना चाहिए? दे अश्योर्ड ए हाई फैमिली इनकम थ्रू देयर सपोर्ट मिनिमम सपोर्टिव प्राइस। देखिए जो आगे किसान आंदोलन हुआ था अभी, अगर आपको पता हो तो एमएसपी पे थे, एमएसपी की डिमांड कर रहे थे, और उसमें सबसे ज्यादा जो किसान थे वो पंजाब हरियाणा के किसान थे, जबकि उनके पास इतना भर भर के पैसा है, आई डोंट थिंक सो मतलब आई डोंट, मतलब कि स्टिल दे जो वो डिमांड कर रहे थे, एमएसपी की डिमांड कर रहे थे। इसमें एमएस, खैर उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो है मतलब कि वो एक सपोर्टिव प्राइस चाह रहे थे, ठीक? और थ्रू हार्ड वर्किंग एंड चीप लेबर दे शुड बी एबल टू सेटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड। अब जिसके पास यहाँ भर भर के पैसा है, वो चाह रहा है कि हमारा बच्चा जो है अब्रॉड सेटल हो जाए, ठीक है? अब उसको बाहर की दुनिया देखनी है, तो वो भी एक जो है बड़ा एस्पेक्ट है कि यहाँ पर जो है हम बहुत सारी चीजें, जो बेचारे जो गरीब है वो कह रहा है कि मेरे पास जमीन हो जाए, जो प्रॉस्परस फार्मर है वो कह रहा है कि मेरा बच्चा अब्रॉड जाएगा पढ़ने। तो ये एक डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है। इसके बाद आदिवासी जो नर्मदा वैली के जो हैं वो क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि भाई हमको बेटर वेजेस मिले, हमारे को लिविंग कंडीशंस प्रॉपर मिले, मेरे बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन मिले, एंड शुड बी एबल टू एंजॉय द फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो राइट्स हैं, जो बेसिक राइट जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, वो भी मिले, ठीक है? तो इससे ये इस चार्ट हमको ये बोल रहा है टोटल मिला के कि हर इंसान का गोल अलग अलग होता है, हर इंसान की लाइफ अलग अलग होती है, हर इंसान का जो है स्ट्रगल अलग अलग होता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो है each of each of them seek different things, they seek things that are most important for them, that which can fulfill their aspiration or desire। मतलब हर किसी की different thinkings है। In fact at the time two person or groups of the person may seek things which are conflicting, मतलब कि एक समय में ही दो लोग अलग अलग बातें सोचते हैं, और हो सकता है वो दो बातें मिलती भी नहीं हो, ठीक है? A girl expect much freedom opportunity as their brother, she also share in the household and that he also shares in the household work। एक बच्ची क्या चाहती है? एक बच्ची चाहती है कि उसको अपने भाई की जैसी फ्रीडम मिले, और उसका जो भाई जो बैठा-बैठा दिन भर टीवी का रिमोट दबाता रहता है, उसको भी कहा जाए कि तू घर का काम कर, ठीक है? तो वो चीज़ें वो एक बच्चे के दिमाग में बिल्कुल आती है, और कई बच्चियों के दिमाग में भी आती हैं, ठीक है? बट मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरी फैमिली में जो है मेरा ब्रदर अभी डॉक्टर है, एंड उससे बिल्कुल बराबर का काम कराया जाता था, एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम, ठीक? और मेरे पेरेंट्स को भी मैं प्राउड करूँगी कि कहीं न कहीं उन्होंने वो सिमिलैरिटी हम लोगों को भी दी, और जो है जिसकी वजह से आज हम लोग कुछ अच्छा कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में। Her brother may not like this. Similarly, to get more electricity and industrialists may want more dams। अब इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा डैम बन जाए, या ज्यादा से ज्यादा पावर वो हो, सप्लाई हो, तो भाई मैं अपना काम कर सकूं, मैं अपनी इंडस्ट्री चला सकूं। बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द पीपल हु डिस्प्लेस सम सच एज द ट्राइबल्स। अब जो डैम बन रहा है, जिसका डैम का कॉन्ट्रैक्ट ले रहा है, वो पैसा कमाएगा। इसके अलावा वो डैम पे जो रिजॉर्ट वगैरह बनाएगा वो पैसा कमाएगा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट इस बारे में सोच रहा है। और लेकिन जो ट्राइबल लोग हैं, जिनकी जिनकी जिंदगी वहां से जो है डिसलोकेट हो रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिक्कत का काम है उन लोगों के लिए। तो वो उनका आदिवासियों का गोल क्या है, ट्राइबल्स लोगों का गोल क्या है कि भाई यहाँ डैम मत बनाओ, हमें मत हटाओ, ठीक है? दे माइट they might resent this and may prefer some check dams and tanks to irrigate their land। अब छोटे छोटे किसान क्या करेंगे कि वो है कि भाई, and they might resent and may prefer the some check dams and tanks to irrigate their land। किसान क्या कर सकते हैं कि भाई ये चाहते हैं कि भाई हमको टैंक्स बना के दिए जाएं ताकि हम इरिगेट कर सकें। So two things are quite clear, one different person can have the different development goals, and two what may be development for one may not be the development for other, इट में इवन भी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर। ये बात हम अभी पढ़ के आ चुके हैं कि एक का गोल दूसरे से कभी भी सेम नहीं हो सकता हो सेम, बट इट्स अ क्वाइट क्लियर कि वो बहुत ज्यादा सेम नहीं होगा, और एक के लिए जो कंस्ट्रक्टिव है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। ये एक बड़ी बात है। अब यहाँ पर जो है इनकम एंड अदर गोल्स, देखो हमने ये बात की, चूंकि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, और इकोनॉमिक्स का जो बेस होता है वो पैसा होता है,
ठीक है? तो पैसे से बहुत बड़ी चीज़ें जो हैं इसमें आपको सारी चीज़ें जो हैं पैसे के अराउंड में घुमानी है। पीपल डिज़ायर एंड रेगुलर वर्क पीपल क्या कर भई अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनकम एंड अदर गोल। पीपल डिज़ायर एंड रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस एंड डिसेंट प्राइस फॉर देयर क्रॉप्स और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। अब लोग जो है जो किसान है वो क्या चाह रहा है कि हमारी जो हम फसल उगा रहे हैं उसका एक अच्छा प्राइस हमें मिल जाए। इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। बिसाइड्स सीकिंग मोर इनकम वन वे द अदर पीपल आल्सो थिंक्स लाइक अगर कुछ लोग इनकम के बारे में भी सोच रहे हैं, लेकिन इनकम के अलावा भी वो लोग क्या सोच रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। वो हम ये देख सकते हैं इक्वल ट्रीटमेंट, भई हमें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, हमें सोसाइटी में एक सही दर्जा मिले, फ्रीडम मिले, सिक्योरिटी मिले और रिस्पेक्ट मिले, ठीक है? द रिसेंट द डिस्क्रिमिनेशन ऑल दीज़ इंपॉर्टेंट गोल्स। तो एक जो इंसान है उसके लिए इनकम तो एक गोल है ही सही। मतलब आपसे पूछ सकता है कि इज़ द ओनली गोल इज़ द इनकम? तो आप इसमें बोलेंगे नो। इनकम के अलावा इनकम तो चाहिए, इनकम चाहिए ताकि वो अपनी ज़रूरतों को डेली नीड्स को पूरा कर पाए। लेकिन इनकम के अलावा एक बेसिक ज़रूरत क्या होती है कि वो इक्वल ट्रीटमेंट चाहता है, वो इक्वल फ्रीडम चाहता है, वो सिक्योरिटी चाहता है समाज में, वो रिस्पेक्ट चाहता है। ताकि और वही जो डिस्क्रिमिनेशन की जो चीज़ें फैलती हैं, वो चीज़ नहीं चाहता है। अच्छा कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैं थोड़ा-सा फ़ास्ट पढ़ाती हूँ। मैं आपको फ़ास्ट इसलिए पढ़ाती हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट रहे, आपका डाटा कम से कम खर्च हो। अगर आपको थोड़ा-सा फ़ास्ट लग रहा हो तो आप इसको जो है उसकी स्पीड कम करके उसको देख लीजिएगा। लेकिन जो है मेरा टारगेट है कि बेवजह की फालतू बातों में ना आपको ना उलझाया जाए, आपको टू द पॉइंट बात समझाई जाए ताकि आपके सोशल में और साइंस में स्पेशली बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। अब इसके बाद जो है इसमें जो है क्या-क्या पॉइंट्स हमें इंक्लूड करने हैं। सस्टेन इंक्रीज इन इनकम थ्रू द वेजेस, डिसेंट प्राइस फॉर द क्रॉप आर द फ्यू प्राइमरी गोल्स ऑफ द डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का जो कुछ प्राइमरी गोल्स क्या हैं? पैसा। पहला पहला गोल है पैसा। तो अगर कोई इंसान जो है काम कर रहा है, कोई मज़दूर काम कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए कि डेली वेजेस मुझे बहुत अच्छे मिलने चाहिए और जो है अगर कोई किसान है तो वो कह रहा है कि भई मुझे डिसेंट प्राइस तो मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने ₹100 फसल उगाने में लगा दिए तो मुझे सिर्फ ₹101 मिल रहा है। 101 मिल रहा है तो दैट इज नॉट गुड। ठीक। उसके बाद मनी एंड मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय इट इज द वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड। अब ये कह रहा है कि मनी जो है एक मटेरियल थिंग है। ठीक है। That one can buy with it. It is one factor on which our life depend. ठीक है, हम मानते हैं कि मनी एक मटेरियलिस्टिक थिंग है और मनी पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, लेकिन सब कुछ मनी पे नहीं होता। ठीक है, आपको आज जैसे अगर गर्ल्स अभी हम देखेंगे कि गर्ल्स की हम बात करें तो वो मनी के साथ साथ एक चीज देखती हैं कि भाई मुझे एक जो है बहुत सेफ प्लेस मिले जो है काम करने का। दूसरा मुझे एक रिस्पेक्टफुल जॉब मिले। ठीक। बट द क्वालिटी ऑफ अवर लाइफ आल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। तो हमारी जो क्वालिटी है, हम जो एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये चाहते हैं कि हमें ये सब तो मिले, हमें पैसा भी मिले, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी जो लाइफ है वो पैसे के अलावा भी हम जॉब ढूंढने में कुछ क्राइटेरियाज रखते हैं। ठीक है। अब वो क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं वो हम पहले की एक तो पैसा होना चाहिए, दूसरा ये कि इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल रिस्पेक्टेबल जॉब होना चाहिए। देयर मे बी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बाय ए मीन ऑफ लॉट टू अवर लाइफ अपार्ट फ्रॉम द इनकम पीपल रिक्वायर। वही देखो अभी अपन ने पढ़ा फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट। ठीक है। ये तीन चीजें भी जो हैं और जो है हम लोग देखते हैं किसी जॉब या पैसा लेने से पहले। देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर नॉट इजीली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट टू अवर लाइफ। मतलब अब जो है फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट इनको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। आप किसी के लिए अगर काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रिस्पेक्ट होता है, रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपके घर में अगर काम वाली काम आ रही है, काम करने आ रही है, तो अगर आपकी मम्मी या पापा उसको रोज टॉर्चर करेंगे, ये नहीं करा वो नहीं करा, तो वो थोड़े दिन काम करेगी फिर छोड़ देगी काम। वो फिर वही कहेंगे अरे वो भाभी तो बहुत चिक-चिक करती हैं, वो जो है मैं तो छोड़ दिया उनके काम। ठीक है? क्यों? क्योंकि उसको ना तो एक ढंग का एनवायरनमेंट मिल रहा था और ना जो है वो ढंग से फ्रीडम होके काम नहीं कर पा रही थी। तो कहीं न कहीं हर काम के लिए ये 3 चीज़ें फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, बहुत इम्पोर्टेंट डिसाइड करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समटाइम्स पीपल प्रेफर द रेगुलर एंड स्टेडी इनकम रादर देन द फ्लक्चुएटिंग इनकम। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो है जैसे अगर हमने देखा है कि कई लोगों के हाथ में 2 चीज़ें होती हैं, बिज़नेस और वो नौकरी। तो कई लोग बिज़नेस को चूज़ करते हैं कि भाई मैं मेरे लेवल पे अपना काम करूँगा, ठीक है, जो लॉस होगा तो मैं झेलूँगा, अगर प्रॉफिट हुआ तो पूरा मेरा। लेकिन कुछ लोग नौकरी को प्रेफ़रेंस देते हैं कि भई जो है नौकरी है, लेकिन भाई ठीक है मेरा खुद की कॉपीराइट्स कुछ नहीं है, लेकिन एक प्रॉपर इनकम, रेगुलर इनकम मेरा 25,000, 50,000, 60,000, 70,000 जो है वो रेगुलर तो मेरे घर में आ रहा है। कम से कम मेरी मकान की किस्त, मेरी कार की किस्त, मेरी बच्चों की फीस वगैरह ये तो रेगुलर चली जाएगी। अगर लॉस हुआ तो मैं कैसे दूँगा? ठीक है? तो एक ये अलग क्राइटेरिया भी होता है। ठीक?
अब दूसरा क्या है, thus we can conclude that the people look the mixed goal for development, मतलब सभी का एक अलग अलग गोल है। गोल्स आर नॉट ओनली अबाउट द इनकम, वही पहला हम इसमें ये लिखेंगे कि सबसे पहले इनकम चाहिए, एक रेगुलर वेजेस चाहिए, उसके बाद जो है रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो ये सारी चीजें आपको इनकम एंड अदर गोल वाले पॉइंट में लिखना है। फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट द मिक्स गोल, तो सभी ये जो है लोगों का सबका मिक्स गोल। अब इसमें कुछ आपके एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं। एन इंक्लूसिव सेफ एंड साउंड प्लेस वुड पेव द वे फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ द वुमेन इन जॉब, मतलब औरतें अपने अपने जॉब में क्या ढूंढती हैं, औरतें अपनी जॉब में ढूंढती हैं कि एक सेफ प्लेस हो उनके पास। ऐसा ना हो कि भाई आए दिन कोई या तो बॉस परेशान कर रहा है, बॉस बॉस खड़ा हुआ है कि भाई ताड़ा बुला लिया चैम्बर में, बस बैठे हैं फालतू गप मार रहे हैं, और फिर लड़कियों की ड्रेसों की तारीफ कर रहे हैं, लड़कियों को ताड़ रहे हैं। तो दैट इज मतलब कि औरतों के लिए बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फेज होती है। तो कहीं ना कहीं औरतें जो है इस चीज को अवॉइड करती हैं, और जनरली लेडीज अवॉइड करती हैं कि भाई हमें कोई सेफ प्लेस चाहिए। इसीलिए आप देखिएगा ज्यादातर लेडीज जो होती है टीचिंग जॉब में आ जाती है, क्योंकि टीचिंग जॉब एक क्वाइट रिस्पेक्टेबल जॉब है, और जो है उनका काम चल जाता है। एग्जाम्पल टू, इफ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ द प्लेस बिफोर एक्सेप्टिंग इट वुड यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर। अगर सपोज दैट आपको बहुत ज्यादा दूर एक जॉब मिल रहा है, तो आप बहुत सारे फैक्टर्स जो है आप कंसीडर करोगे अपार्ट इनकम के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द इनकम, सच एज द फैसिलिटीज ऑफ ए फैमिली, कि हो सकता हो कि वो कंपनी जो दूर है लेकिन आपकी जो है फैमिली के लिए इंश्योरेंस दे रही, ठीक है। वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है, अपॉर्चुनिटी टू लर्न, अब कि ऐसा नहीं है कि बस मैं जो काम कर रहा हूँ जो मुझे आता है वही ठीक है, लेकिन मुझे क्या सीखने को ज्यादा मिल रहा है। कई लोग उसके लिए भी बहुत ज्यादा राजी रहते हैं कि भाई ठीक है, हम हमको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, कुछ अच्छा नया टास्क होगा, तो देन आई कैन अपडेट माई सेल्फ, ठीक। A job may give you less pay, but may offer regular employment that enhance your sense of security. अब ऐसा जॉब जो दूर है, या ऐसा जॉब जो ये कह रहा है कि बस हमें 1 महीने के लिए चाहिए, ठीक, पेमेंट अच्छी दे रहा है, लेकिन कह रहा है कि हम जो है 6 महीने रखेंगे, 6 महीने हटा देंगे। लेकिन एक ऐसा जॉब जो कम पे कर रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, हाँ, मैं आपको पूरे जो है आपका पूरे साल भर मैं आपको जॉब दूंगा, तो वो क्या है, मैं ऑब्वियसली एक इंसान वही जॉब पकड़ेगा ना कि भाई मुझे साल भर मुझे अब कुछ नहीं करना, साल भर अब मुझे वहां जाके अपनी नौकरी करनी है बहुत ईमानदारी से, लेकिन मुझे साल भर चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरे अंदर डेवलप होगा। Another job, however, may offer high pay, no job security, also leave no time for your family. और कई कई जॉब ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हेक्टिक होते हैं, ठीक है। तो ऐसे जॉब भी कई लोग प्रेफर नहीं करते हैं। दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रीडम। तो यानी कि अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं अपनी फैमिली के लिए, तो कई लोग जो है वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं इन चीजों को, कि बेटर है कि भाई कम पैसा हो लेकिन फैमिली लाइफ मिले। मटेरियलिस्टिक गोल क्या है, एक तो मनी, ऑब्वियसली बात है। इंसेंटिव्स अदर, मतलब मनी के अलावा, सैलरी के अलावा हमें क्या क्या इंसेंटिव्स पर्क्स मिलेंगे, अदर सुविधाएं क्या मिलेंगी, ओन हाउस, कार, ऑब्वियसली बात है कि जो पैसे से आप कार खरीद सकते हैं, अपना घर खरीद सकते हैं। नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब कि किसी वर्किंग प्लेस पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नॉन मटेरियलिस्टिक, मतलब कि नॉन मतलब मनी वाली चीज नहीं होगी। फ्रेंडशिप, आपको अच्छा फ्रेंड सर्कल मिलेगा वहां पे, रिस्पेक्ट मिलेगा, लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसा नहीं है कि जो है बॉस आपको जो है परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, रात बेरात फोन कर रहा है। सिक्योरिटी का सेंस आएगा, ठीक है। इक्वल ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं है कि गर्ल्स काम कर रही हैं तो उनको कहा जाएगा कि नहीं आप जो है आपको सैलरी कम मिलेगी, और बॉयज हैं तो उनको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो ये जो है इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, तो ऑब्वियसली ये नॉन मटेरियलिस्टिक है, लेकिन ये मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। अब नेशनल डेवलपमेंट की हम बात कर लेते हैं। अब आपके इसमें टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजन। कोई भी नेशन अगर डेवलप है तो उसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है कि नेशनल डेवलप मतलब ये थोड़ी वो चांद पे पहुंच गया, ठीक। और बहुत बहुत अच्छी बात, मैं चांद पे पहुंचना भी एक डेवलपमेंट का पार्ट है, लेकिन सिर्फ जो है हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हमको मोटे मोटे तौर पे हमें देखना चाहें, तो नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि उनकी लोगों की लाइफ कैसे इंप्रूव हो रही है। मेजरमेंट ऑफ द इम्प्रूवमेंट मे बी मटेरियल सच इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ, ठीक है, कि वहां का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। नेशनल डेवलपमेंट रेफर्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। तो जैसे एक इंसान के लिए हम तीनों एस्पेक्ट देखते हैं कि कोई देश कोई जो है, उसी तरीके से हमें, जैसे हमने एक इंसान के लिए देखे थे ना इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस देखी थी, सेम उसी तरीके से नेशन के लिए भी तीनों एस्पेक्ट लगते हैं, इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल। ये तीनों कंडीशन कि एक देश जो है इन तीनों एस्पेक्ट से कितना आगे बढ़ा। नेशनल डेवलपमेंट इन एन एग्जॉस्टिक टर्म which include the improvement in the living standard of the life of the people। तो लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड में क्या
बेनिफिट हो रहा है, कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, कितना उनका इंप्रूवमेंट कितना आ रहा है, वो चीज जो है कहीं ना कहीं नेशनल डेवलपमेंट का बहुत बड़ा पार्ट है। द इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है कि उस देश के लोगों की इनकम में, ठीक है, कितना बढ़ोतरी हुई है। प्रोवाइडिंग द सोशल एमिनिटीज, इसके अलावा जो सोशल चीजें हैं जैसे एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ केयर है, मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं जो गवर्नमेंट को देनी चाहिए, वो कितनी है किसी देश में। मेडिकल सोशल एमिनिटीज जैसे एजुकेशन है, मेडिकल हेल्थ केयर है, सोशल सर्विसेज हैं, ये सारी अगर कोई देश प्रॉपर तरीके से दे रहा है तो हम उसको उसको हम ये मानेंगे कि ये देश जो है एक डेवलप्ड स्टेट में आ चुका है। ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट कैन बी कंपेयर्ड अक्रॉस द कंट्रीज ऑफ द स्टेट यूजिंग डिफरेंट इंडिकेटर्स सच एज। अब कैसे हम किसी देश को डेवलपमेंट के क्राइटेरिया में डालते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, यानी किसी देश की जीडीपी कितनी हाई जा रही है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उस देश में कितना क्या डेवलपमेंट है, मतलब कि कितनी पब्लिक फैसिलिटीज हैं, कितना हेल्थ केयर सिस्टम है, लोगों की इनकम कितनी है, ये सारी चीजें जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का पार्ट होती है। दीज इंडिकेटर प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द डेवलपमेंट इंक्लूडिंग इनकम, एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये सारी जो चीजें हैं, कहीं ना कहीं ये सारी जो है एक इंडिकेटर है किस किस का, एजुकेशन उस देश में कितनी अच्छी है, हेल्थ केयर कितना सिस्टम अच्छा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देश के लोगों का कैसा है। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट को का एस्पेक्ट बनती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हाउ डू वी कंपेयर द डिफरेंट स्टूडेंट। अब जैसे आपकी जो है बुक में ये एनसीईआरटी में कि अगर जो है किसी देश में डिफरेंट किसी देश नहीं, किसी क्लास में अगर आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करना है तो आप हाइट, हेल्थ, टैलेंट, इंटरेस्ट, ठीक है, इन मतलब कि किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट है जो है वो इकोनॉमिक्स में है, किसी का सोशल में है, किसी का साइंस में है, ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में, या किसी का स्पोर्ट्स में है, तो हम कैसे स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। वी मे यूज द डिपेंड्स ऑन द पर्पस ऑफ कंपैरिजन। हम ये चाह रहे हैं कि हम कंपैरिजन का पहले पर्पस ढूंढें। जैसे हमको किसी स्पोर्ट्स के लिए चुनना है तो हम ये देखेंगे कि भाई हाइट कितनी अच्छी है और वो कितना अच्छा जंप कर सकता है, कितना अच्छा रन कर सकता है, तो वो हम किस एस्पेक्ट पे चुनना चाह रहे हैं वो सारे पॉइंट पहले हम देख लें कि भाई हमें अगर स्पोर्ट्स के लिए चुनना है तो हाइट के हिसाब से अलग कर लो, आपका कैपेसिटी के हिसाब से, आपका स्टेमिना के हिसाब से अलग कर लो। तो ये अगर आपको किसी देश को अलग करना है, आपको देश को छांटना है कि देश कितना डेवलप है, तो आप किस क्राइटेरिया के बेसिस पे छापोगे। आप इनकम के हिसाब से छाटना है, या आपको हेल्थ केयर सिस्टम के हिसाब से छापना है, या आपको जो है हैप्पीनेस के क्राइटेरिया से छाटना है। वी यूज द डिफरेंट क्राइटेरिया टू चूज अ स्पोर्ट टीम, ए डिबेट टीम, ए म्यूजिक टीम एंड और टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। तो ये हम जो है अगर किसी किसी स्कूल में अगर ये सारी जैसे म्यूजिक टीम करनी है तो म्यूजिक टीम में किसी का वोकल कोड कितना अच्छा है, किसी का जो है कितनी देर तक वो सांस को रोक सकता है, कितने अच्छे गाने याद रख सकता है, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो अलग हमको किस बेसिस पे चुनना है उसके लिए हम कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाएंगे। ठीक है, when we compare the different things, they could have the similarities as well as the differences. The criteria we may use depend on the purpose of comparison. हम comparison वाले criteria जो है वो देखेंगे। Usually we take one or more important characteristics. हम कुछ particular एक दो characteristic चुन लेंगे of person and compare them based on these characteristics. तो ये जो particular characteristics हैं वो हम देखेंगे कौन कौन से। फॉर कंपेयरिंग द कंट्री, अब देखो यहाँ पर कंपेयरिंग द कंट्रीज, देयर इनकम, सबसे पहले क्या है, इनकम, देयर इनकम, सबसे पहले एक their income is considered to one of the most important attribute and countries which have the higher income are more developed. अगर किसी देश में सिटीजन्स की इनकम बहुत ज्यादा अच्छी है तो हम ये कहेंगे कि भाई वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड है। एज डिफरेंट कंट्रीज यूजुअली हैव द डिफरेंट पॉपुलेशन, अगर कंट्री के अंदर जो है एज अ कंट्री यूजुअली डिफरेंट पॉपुलेशंस कंपेयरिंग द टोटल इनकम विल नॉट लेट अस नो व्हाट द एवरेज पर्सन अर्न। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक्चुअली ठीक है आप जो है इनकम को कंसिडर कर रहे हो, लेकिन जो है एक बात आती है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग है। तो यहाँ पर जो है व्हाट द एवरेज पर्सन, मतलब कि हम क्या करते हैं उसमें एक एवरेज निकाल लेते हैं। सो वी कंपेयर द एवरेज इनकम ऑफ द कंट्रीज। ये छुप गया बेटा, तो ये लिखा हुआ है कंट्रीज। ठीक है, तो कंट्रीज में एवरेज इनकम जो है वो हम कर लें कि पर पर्सन कितने ऑन एन एवरेज इनकम आ रही है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि एवरेज इनकम भी एक धोखा जैसा हो जाता है। तो चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं पहले कि एवरेज इनकम में भी क्या चीज। एवरेज इनकम का सबसे पहले जो है फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूलेज आते हैं भाई, फॉर्मूलेज याद रखना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक। व्हेन द टोटल नेशनल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जैसे एक देश की इनकम जो है एक टोटल, एक अपन वन एंड मान लेते हैं 10,000, ठीक है, और उसकी पॉपुलेशन है 100, तो यहाँ पर एवरेज कितनी आ गई बेटा? 100 एवरेज, एवरेज पर पर्सन, एवरेज पर पर्सन इनकम आ गई। ठीक। व्हेन द टोटल नेशनल इनकम, अच्छा मैं एक बार तो कहना चाह रही हूँ कि जो नोट्स हैं वो आपको, उसका जो पीडीएफ लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। अभी जो जो चैप्टर्स जो हैं अलाउड हुए हैं, लेकिन मतलब जो पब्लिश हो गए उनको मैं, उनके पीडीएफ लिंक नहीं बन रहे हैं, तो मैं उनके भी पीडीएफ लिंक डाल दूंगी, ठीक है। अब इसमें जो है आपका नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक। एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर द कंपेरिजन, तो एवरेज इनकम कैसी आ रही है कि आप टोटल पॉपुलेशन ले लीजिए, टोटल पॉपुलेशन अपॉन नेशनल, नेशनल इनकम, सॉरी नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। Average income is useful for the comparison. It does not tell us how this income distributed among the people. Average income जो है वो एक कंपैरिजन के लिए अच्छा है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है वो हमें समझ में नहीं आता। अभी हम देखेंगे एवरेज इनकम पर कैपिटा इनकम, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो एवरेज इनकम बोल दीजिए, मतलब एवरेज इनकम में वही चीज हमने यहाँ पर मैंने सीधे एक फॉर्मूला लिख दिया है कि जो है आपका टोटल इनकम ऑफ कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पर इसको ही समझो थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देती हूँ। जैसे एक देश में आपके जो है 3 लोग है ना, ये 3 लोग, और यहाँ पर एक की जो है 250 है, एक की 50 है, एक की 25 है, एक की 25, 3 लोग हैं, तीनों की जो है, मैं आपको एवरेज इनकम, एक्चुअली एवरेज इनकम एक धोखा होता है, ठीक है। एवरेज इनकम जो है एक धोखा वाला क्राइटेरिया है, इसलिए हर चीज जो है एवरेज इनकम जो है वो फुलफिल करे ये जरूरी नहीं है, मतलब सारे क्राइटेरिया, मतलब कि सारी चीजें एवरेज इनकम से क्लियर हो जाए ये जरूरी नहीं है। जैसे मैं आपको एक देश कंट्री है ए जिसमें 3 लोग हैं, एक की इनकम है 250, एक की होती है 15, और एक की हो गई जो है 35, ठीक है। हाँ, एक की है 250, एक की 15 रुपए, एक की 35 रुपए। अब इनको आप टोटल करोगे तो ये टोटल आ जाएगा आपका 300, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज इनकम निकालोगे 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 लोग हैं डिवाइडेड बाय 3, तो एवरेज इनकम आ गई 100 रुपीज। तो यहाँ पर इसकी भी 100 आ गई, इसकी भी 100 आ गई, और इसकी भी 100 आ गई, मतलब कहीं ना कहीं जो है 100 रुपीज इनकम आ रही है। लेकिन 15 रुपए वाले कहेगा मेरी 100 रुपए नहीं है भाई, तुम लोग तो गलत डाटा दे रहे हो, ठीक है। 35 रुपए वाला कहेगा भैया मेरे जो है 65 रुपए, मेरे 65 रुपीज गए कहाँ, ठीक है। तो अब एक कंट्री बी को मैं मानती हूँ, एक जो है इसके अंदर देखो, इसकी 100 रुपए है, इसकी 100 रुपए है, इसकी 100 रुपए है। अब 100 कितना होगा? 300, 300 बटा 3 कितना होगा? 100। अब देखो इसकी एवरेज इनकम भी कितनी आ रही है? 100 रुपीज, ठीक है, समझ पा रहे हो? तो 100 रुपीज जो इनकम आ रही है इसकी, यानी कंट्री बी की भी एवरेज इनकम 100 आ रही है, इधर कंट्री ए के अंदर भी 100 रुपए आ रही है। तो इस, लेकिन कंट्री ए में डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल प्रॉपर है ही नहीं, एक तो बहुत अमीर है, एक बहुत गरीब है, लेकिन आपके कंट्री बी में एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप डेवलप किसको कहोगे? बी को। तो एवरेज इनकम जो है, कई बार आपसे ये पूछ लेते हैं कि एवरेज इनकम क्या सही जानकारी देता है, सही नॉलेज देता है, तो फिर आपको इस तरह से एग्जांपल्स देके इसको समझाना है। समझ में आ रही है बात आपको? वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार देखो, इन द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट ब्रॉट अबाउट द वर्ल्ड बैंक, दिस क्राइटेरिया इज यूज्ड इन द क्लासिफाई द कंट्री कंट्रीज। अब कुछ डाटा दिए हुए हैं आपकी बुक में, जो है क्लास जो यहाँ पर कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम $, 49,300 पर एनम, मतलब कि जिसकी जो है 49,300 पर ईयर है, अबव और अबव, इससे ऊपर भी हो सकती है। इन 2019 का डाटा ये आर कॉल्ड द हाई इनकम और रिच कंट्रीज, यानी कि अगर हर पर्सन की जो है हर पर पर्सन इतनी इनकम आ रही है तो वो रिच कंट्री है। एंड दोज इनकम इज द 250 2,500 और लेस, इट्स अ लो इनकम कंट्री, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है और ये डाटा आपको इंक्लूड करना है, ठीक है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द लो। अब इंडिया देखो 2,500 की रेंज में, रेंज 2,500 या उससे नीचे का जो कंट्री है वो आपका लो इनकम कंट्री है, लेकिन इंडिया ना हाई इनकम पे है ना लो इनकम पे, इंडिया एक मिडिल रेंज में है। वो हम देखते हैं, इंडिया की जो रेंज आ रही है, सॉरी जो है, इंडिया इज द लो मिडिल कंट्री बिकॉज इज अ पर कैपिटल इनकम इट्स 6,700 पर एनम,
मतलब इंडिया की जो एवरेज इनकम आ रही है ना, वो 49,300 आ रही है, ना 2,500 आ रही है, इसकी इनकम आ रही है 6,700। तो इंडिया जो है लो मिडिल क्लास में है। ठीक, rich countries excluding the countries middle east and the certain small countries are generally called the developed countries। अब ये जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, जो सर्टन अदर जो कंट्रीज हैं, बताया हुआ है कि वो जो है डेवलप्ड क्राइटेरिया में आ रही है। ऑल्दो पर कैपिटा इनकम गिव्स द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इनकम ऑफ द कंट्री। तो जो पर कैपिटा इनकम है वो आपको सही डाटा देती है, एवरेज इनकम आपको सही डाटा नहीं देती है। However, it not the best method to compare the economic state of the country। यानी कि पूरा, फिर भी इसमें आप पूरी तरह से देश की बात को नहीं समझ पाते। ठीक, अब पर कैपिटा इनकम, वही जो है पर कैपिटा इनकम बोल दीजिए इनकम मेथड। ठीक है, वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर, अब देखो वही मैंने पर कैपिटा इनकम, वही जो है वही एवरेज वाली बात है, पर कैपिटा इनकम और एवरेज जो है कहीं ना कहीं आपकी सिमिलर चीज है। वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपैरिजन, दे आल्सो हाइड द डिस्पैरिटीज। ठीक है, पर कैपिटा इनकम की लिमिटेशन पूछे या एवरेज इनकम की पूछे, वो सेम है। ठीक है, हो सकता है मैं शायद अलग बोल रही हूँ। पर कैपिटा इनकम, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम दे बोथ आर सेम। ठीक है, तो ये जो है ये कहीं ना कहीं एवरेज बताता तो है, लेकिन ये डिस्पार्टीज को जो है छुपा देता है। मतलब कि वही जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें आपने आपको ए बी का एग्जांपल दिया था ना, 100 300 और जो है 250 15 और 35, वो आप इसमें डाल सकते हो। क्या कहीं ना कहीं एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम जो है वो उतना अच्छा जो है एस्पेक्ट नहीं है। It only tell the income of the nation and not the way it is distribution of among the citizen। मतलब कि हमको सिटीजन्स में कैसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, इक्वली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये इसकी जानकारी हमें कुछ नहीं देता। ये इट ओनली टेक्स इनटू द अकाउंट द इकोनॉमिक एस्पेक्ट एंड इग्नोर द अदर लाइफ एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। यानी टोटल ये पैसे पे डिपेंड करता है और दूसरा सोशल लाइफ क्या चल रही है इस पे डिपेंड, ये कहीं ना कहीं हमें नहीं बताता। ऑल अदर द कंडीशन नेसेसरी टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन आर इग्नोर। और जो दूसरे फैक्टर्स हैं, जो हेल्थ सेक्टर है, जो दूसरी चीजें हैं, सोशल एस्पेक्ट्स हैं, वो कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है इसमें। एवरेज इनकम, while average are useful for the comparison, also hide the disparities। अब यहाँ पर जो है, हाँ, अब एवरेज इनकम while average are useful for comparison, एवरेज जो है वो कंपैरिजन के लिए यूजफुल है, लेकिन वही हमने कहा है कि ये मतलब कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको छुपा देता है, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन को। तो उस पे वो आपसे लिखने को बोलेगा। तो अगर आपको लिखना है तो वही मेरे, या तो आप मेरा एग्जांपल दे सकते हो, जैसे यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में। लेट अस कंसीडर टू कंट्रीज ए एंड बी। फॉर sake of simplicity we have assumed that we have only 5 citizens। तो वही बोल रहा है कि हमारे पास केवल 5 सिटीजन हमने इसमें माने हैं। अब देखो इसमें जो है ये जैसे यहाँ पर है 1 2, एक सेकंड, बुक में मैं देख लूं, मेरे पास बुक रखी थी। हाँ, हाँ, ये मेरे ख्याल से टेबल, ये आप लोगों के पेज नंबर, बेटा ये छुप गई है टेबल, मेरे ख्याल से सही नहीं बनी है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर जो है ये देखो, यहाँ पर है ना, वो शायद वो एडिटिंग में कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो यहाँ पर जो है आपका कंट्री ए का जो डाटा है 9,500, और जो सेकंड पर्सन है उसका जो है 10,500। उसके बाद थर्ड का डाटा 9,800। फोर्थ का डाटा जो है, फोर्थ पर्सन है उसका, फोर्थ पर्सन का डाटा जो है, सॉरी मैं यहाँ पे बना देती हूँ कंट्री ए में फर्स्ट बच्चे का, फर्स्ट सिटीजन का 9,500। उसके बाद सेकंड का 10,500, थर्ड का 9,800, फोर्थ का जो है 10,000, फिफ्थ का 10,200। ठीक है, और बी का जो है वो क्या है, बी के अंदर 500 500 500 40, और फोर्थ में सभी में 500 कर दिया बेटा, और 48,000 कर दिया। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस हिसाब से, इस क्राइटेरिया के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो देखो यहाँ पर कि जो आपकी जो ए बन रहा है, ए के अंदर तो इतनी कम इनकम है 4 सिटीजन की, और यहाँ पर केवल एक ही बढ़िया मस्त है 48,000 पे। तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आया नहीं। आप इनको प्लस कर दीजिए, 48,000, 500 500 हजार, 500 500 हजार, 2,000, है ना, तो ये हो गया 50,000। तो 50,000 अगर आप देखोगे और 5 से डिवाइड करोगे तो 10,000 पर पर्सन इनकम आ रही है। तो ये बी का जो फर्स्ट सिटीजन है वो कहेगा मेरी 500 है, वो ठीक है चिल्लाएगा। ठीक है, लेकिन आप अगर यहाँ देखोगे कि बी के अंदर एक काफी रिस्पेक्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है।
9,500, 10,000, 9,800, तो इट्स अ क्वाइट गुड थिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। मेरा वाला अगर एग्जांपल नहीं पसंद आ रहा तो ये वाला आपके एनसीईआरटी में दिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पर एक जो डायग्राम बना हुआ है कि कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, नो रिच एंड नो पुअर, इसके अंदर देखो कि यहाँ पर जो 3 चेयर्स है, 1 2 3, यहाँ पर 3 चेयर्स है। अब ये 3 चेयर्स पे आपके 5 लोग बैठे हुए हैं ना, 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 चेयर्स पे 5 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 चेयर पे केवल 1 पर्सन बैठा हुआ है, और यहाँ पर जो है 2 चेयर पे 4 लोग बैठे हैं। तो ये तो बहुत क्वाइट अनफेयर है। तो ये चीज जो है आपके एवरेज, तो एवरेज अगर आप देखोगे ना कि भाई 5 चेयर के बीच आपके जो है मतलब कि ये एवरेज निकालोगे ना आप इनकम का, तो कहीं ना कहीं एवरेज इनकम यानी कि इनकम पर कैपिटा जो है वो आपको गलत एस्पेक्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंट्रीज। डेवलप कंट्रीज, डेवलपिंग, अंडर डेवलप। जैसे हमारा देश जो है वो डेवलपिंग क्राइटेरिया है, ठीक है, यूएस वगैरह जो है डेवलप क्राइटेरिया में आता है। अब हम ये बात कर लें कि हमारे देश में या डेवलपमेंट का किसी भी देश के लिए बेटर इनकम तो होना ही चाहिए, पहला क्राइटेरिया जो है वो बेटर इनकम, एंड उसके बाद जो है सिक्योरिटी, तीसरा रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इक्वल ट्रीटमेंट, फोर्थ, उसके बाद फ्रीडम, फिफ्थ पॉइंट। ठीक, ये सारी चीजें माइंड में होनी चाहिए। लाइकवाइज वो कंपेयरिंग ए रीजन ऑन ए रीजन बिसाइड एवरेज इनकम, अदर एट्रीब्यूट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट दैट शुड बी कंसीडर। तो हमने जैसे इनकम के बेसिस पे देशों को देख लिया, लेकिन हमारे पास एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर जो है कुछ क्राइटेरियाज जो है वो हम बात कर लेते हैं, एक सेकेंड, सॉरी। अब हम ये फटाफट से ये बात कर लेते हैं कि इनकम जो है और अदर क्राइटेरियाज जो है वो किस तरीके से हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है एक टेबल आपके एनसीईआरटी में दी हुई है, द टेबल 1.3 डाटा पर कैपिटा इनकम जो है इस तरीके से दिया हुआ है। जैसे हरियाणा में जो है पर कैपिटा इनकम 2,36,147, केरला में 2,04,105, एंड बिहार में 40,000। सो यहाँ पर जो है इस तरीके के जो डाटा दिए हुए हैं उससे क्या हमें पता लगता है वो हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा जो है, हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम एंड बिहार एट द बॉटम। दिस मींस ऑन द एवरेज पर पर्सन इज हरियाणा जो है वो ये बता रहा है कि हरियाणा का एक एवरेज इंसान जो है वो 2 लाख समथिंग कुछ कमा रहा है, 2,36,000 कुछ कमा रहा है, और बिहार में 40,000 समथिंग कमा रहा है। तो इसका मतलब हरियाणा विल बी द मोस्ट डेवलप्ड। अगर पैसे के हिसाब देखा जाए तो हरियाणा जो है वो मोस्ट डेवलप्ड है। ठीक, अब यहाँ पर जो है कुछ डेफिनेशंस हम बात कर लेते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये डेफिनेशंस आप लोगों की आती है। ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी होता है मतलब कोई मर जा रहा है। ठीक है, indicate that the number of children that die before the age of 1 year as the proportion of 100 लाइफ। मतलब कि अगर आपके 100 बच्चे जन्म ले रहे हैं एक ईयर में, तो उसमें से कितने बच्चे 1 साल की ड्यूरेशन को क्रॉस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो चीज रहती है मतलब 1000 में से कितने बच्चे जिंदा है साल भर तक, एटलीस्ट वो साल भर तक तो जिंदा रहे, वो आपके इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपके लिटरेसी रेट मतलब की है द प्रोपोर्शन ऑफ द लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबोव एज, मतलब कि आपके 7 या 7 से ऊपर वाली जो एज है उसमें कितने लोग जो है आपके लिटरेट लोग हैं। ठीक, नेट अटेंडेंस रेशियो, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग ए स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। ठीक है, यानी कि इस एज ग्रुप के लोग जो हैं, इट इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 एंड 15 ईयर अटेंडिंग द स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। मतलब कि इस एज ग्रुप में किसी देश की पॉपुलेशन में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोग 14 से 15 साल की एज वाले बच्चे जो हैं स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, वो जो चीज है यहाँ पर नेट अटेंडेंस रेशो कहलाती है। तो देखो यहाँ पर जो है अगर हम बात करें तो देखो हरियाणा में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी 100,000 में से कितने बच्चे साल भर की ड्यूरेशन को क्रॉस किए, तो हरियाणा में 30 है। केरला में ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यानी 7 है, मतलब केवल 7 बच्चे ही मरते हैं, और जो है 1000 बच्चे यहाँ पर 1000 में से 30 मर जाते हैं, बिहार में 32 मरते हैं। इसका मतलब जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो केरला में अच्छा है। इसके बाद लिटरेसी रेट जो है वो यहाँ पर 82 है हरियाणा में, केरला में 94 है, बिहार में 62, यानी कि वहां की लिटरेसी रेट जो है वो बिहार की बहुत कम है और केरला की बहुत अच्छी है। उसके बाद नेट अटेंडेंस रेशो मतलब 14 से 15 साल के बच्चे जो हैं वो कितना स्कूल गए। ठीक है, उन जो है उसमें से 61 है हरियाणा में, 83 यानी केरला में 83 लोग जो है स्कूल जा रहे हैं, और ये 43 बिहार में केवल 43 ही जा रहे हैं।
तो ये जो है, ये चीजें जो है, ये हमको बहुत सारी चीजें बताती है। यहाँ पर डेफिनेशन आपके एनसीईआरटी ने भी इंक्लूड कर रखी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इसमें भी मिल जाएगा आपको, यानी कि 1000 में से कितने बच्चे साल भर की एज को 1 ईयर के को क्रॉस करे। लिटरेट रेट जो है एक प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 टू एज, मतलब कि वही 7 टू एज 7 उसके अबोव वाली एज कितनी पॉपुलेशन जो है लिटरेट है। नेट अटेंडेंस रेशियो जो है वो चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप, मतलब कि इस एज वाले में कितने बच्चे जो है स्कूल गए। अब यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम में हमको ये बता रहा है कि देखो केरला में से केवल 7 बच्चे, केरला में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, आपका जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उसमें से केवल 7 ही डेड हुए, ठीक है। और हरियाणा में करीबन 30 बच्चे, और जो है यानी कि इसका 7 या 21 यानी करीबन 3 टाइम्स है, ठीक है। ये लगभग आपका यह क्या है, लगभग 3 टाइम्स है, ठीक। ऑन द अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम, जबकि हरियाणा में पैसा बहुत है, ठीक है। हरियाणा की इनकम पर कैपिटा इनकम है बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि केवल इनकम से कुछ नहीं होता है, बहुत सारी अदर चीजें हैं जो कि फैक्टर होते हैं। अब आता थी पब्लिक फैसिलिटीज की। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है? पब्लिक फैसिलिटीज आर द एसेंशियल कंपोनेंट एज दे प्रोवाइड द बेसिक सर्विस टू द पीपल, जैसे हेल्थ केयर। पब्लिक फैसिलिटीज वो बेसिक कंपोनेंट है जो कि पब्लिक को दी जाती है सरकार के द्वारा या किसी देश के गवर्नमेंट के थ्रू। जैसे आपका हेल्थ केयर सिस्टम है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, रोड वगैरह जो है, ये सारी चीजें जो है किसी देश को देनी पड़ती है, किसी देश की गवर्नमेंट की जवाबदारी होती है वहां की जनता के लिए। Public facilities to create the inclusive open societies to provide equal access to services for everyone, मतलब कि जो पब्लिक फैसिलिटीज हैं वो पर्टिकुलर लोगों तक सीमित ना रहे, सभी देश सभी लोगों के लिए रहे, ठीक है। अब जो है जैसे केरला में हम बात करें कि लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपका हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, इसके अलावा एजुकेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फंक्शन एज वेल, मतलब कि पब्लिक फैसिलिटीज होने से कुछ नहीं होता, पब्लिक फैसिलिटीज तो होना चाहिए लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं हो कि किसी देश के एक स्टेट में तो बहुत अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन है, लोगों को सभी चीजें मिल रही है, और किसी एक देश में सिर्फ पैसा है, अदर चीजों का अभाव है, अदर चीजें नहीं मिल रही है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए किसी देश के पब्लिक फैसिलिटीज का? बेनिफिट्स ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी कैन बी शेयर लॉट ऑफ पीपल, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को, मतलब एक बल्क ऑफ मास के पास ये चीजें जानी चाहिए। Essential public facilities like road, sanitation, water, which are very essential for survival, तो ये सारी चीजें भी सर्वाइवल की जरूरी है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ये सारी चीजें जो है वो बिना डिस्क्रिमिनेशन के मिले, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं बेसिक फैसिलिटीज जो है रिक्वायर्ड होती हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, जैसे इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें जो है कोई ना कोई जो है जरूरी है किसी भी गवर्नमेंट को जो है अपने देश के नागरिकों को देने के लिए, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट? एक रिपोर्ट है जो कि यूनाइटेड नेशन ने यूनाइटेड नेशन के डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो है रिलीज की गई थी। इट इज द यूजफुल मेथड टू मेजर द डेवलपमेंट। आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआर रिपोर्ट क्या कहती है? यूएन पब्लिश बाय यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है? बड़े फुल फॉर्म आती है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो आप इनकी फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। कंपेयर द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल, आपका एजुकेशनल लेवल जो है उस पर वो जो है एचडीआर पब्लिश किया गया यूएनडीपी के थ्रू। कंपेयर द कंट्रीज बेस्ड ऑन द एजुकेशनल लेवल, हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, मतलब इस रिपोर्ट के तहत लोगों देशों को जो है इस इन पर्टिकुलर क्राइटेरियाज पे जो है नापा गया, कंपेयर किया गया। इंडिया ऑक्यूपाइज 131 रैंक एज पर द 2019 रिपोर्ट, और इंडिया की जो रैंक थी वो 131 थी, तो ये रैंक आपको याद होनी चाहिए। HDL is a cumulative measurement of the longevity and then longevity, knowledge and decent standard of living. Longevity मतलब क्या है? It is the choice to live a long and healthy life. Longevity मतलब कि लोग एक लंबी लाइफ जिए और जो है लोगों की हेल्थ बहुत अच्छी रहे। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज वही लिटरेसी रेट, ठीक। इट इज मेजर्ड बाय एजुकेशनल अटेनमेंट परसेंटेज, ठीक, यानी कि लोगों को प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी जो स्कूल्स हैं वो कितना जो है अवेलेबल हो पा रहा है, ये मतलब बेसिक शिक्षा अवेलेबल हो रही है, नहीं हो रही है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों की जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ज्यादा लो है, मीडियोकर है या अपर लेवल है। इट इज अ चॉइस टू एंजॉय द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इट इज मेजर्ड बाय द national income and income per capita and purchasing power, party power इन यूएस डॉलर, मतलब कि यूएस डॉलर में इसको मेजर किया गया, ठीक है। और कि परचेजिंग पावर किसी देश के लोगों की कितनी है, ऑब्वियसली परचेजिंग तभी होगी जब इनकम अच्छी होगी, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी कंपेयर द कंट्रीज ऑन द एजुकेशनल लेवल, देयर हेल्थ स्टेटस एंड देयर पर कैपिटा इनकम। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जो है हमारी देश की जो 131 रैंक जो है कहीं ना कहीं एक विचारणीय पॉइंट है, मतलब हमें सोचना चाहिए कि हमें किस तरीके से इसको हम इंक्रीज करें। एचडीआई इज कैलकुलेटेड एज अ पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड द बीएमआई एक्सेट्रा। श्रीलंका की जो है दैट इज 76 and India is 130, 131 actually, is more because of its more literacy rate and income. अब श्रीलंका में जो लिटरेसी रेट है और इनकम है वो कह रहा है कि ज्यादा है, हालांकि अभी श्रीलंका की स्थिति बहुत ज्यादा गड़बड़ है। ठीक है, तो इनको शायद दोबारा सर्वे कराना चाहिए। ठीक, बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। वन वे ऑफ द लाइफ टू फाइंड आउट इट अडल्ट एज अंडर नरिश्ड इज टू कैलकुलेट द बॉडी मास इंडेक्स। मतलब कि किसी देश के लोगों का बॉडी मास इंडेक्स जो है वो क्या बताता है कि वहां के देश के लोग जो हैं कितने हेल्थ अवेयर है, या कितने लोग जो हैं वो माल नरिश्ड हैं, कितने लोग अंडर नरिश्ड हैं, कितने लोग नरिश्ड हैं। ठीक है, डिवाइड द वेट ऑफ द पर्सन इन केजी। मतलब इसको आप कैसे करोगे कि अगर जो वेट है किसी भी पर्सन का केजी में वेट, मतलब आपको बीएमआई निकालने का तरीका कि जो है आप केजी में जो वेट है, ये एक्चुअली फॉर्मूला आता है आप लोगों के बाय द हाइट इन मीटर का, बाय द स्क्वायर ऑफ द हाइट। हाइट जैसे उसकी जो है जैसे मेरी 150 सेंट, जैसे किसी पर्सन की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर है, इसको आप मीटर में कन्वर्ट करोगे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 1.5 का स्क्वायर, यानी कि जैसे किसी का वेट जो 70 केजी है तो 70 इंटू 1.5 इंटू 1.5, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो वो आपका बीएमआई निकल आएगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए कि बीएमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, इफ द फिगर इज लेस देन 18.5 देन द पर्सन वुड बी कंसिडर अंडर नरिश, और अगर 18.5 से कम आ रहा है तो वो अंडर नरिश है। बीएमआई इज मोर देन 25 इज ओवरवेट, और 25 से ऊपर आ रहा है तो ओवरवेट है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ठीक, तो 18.5 और 25 के बीच में आना चाहिए ये। ठीक, बॉडी मास इंडेक्स जो है वो इसका फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला वही वेट ऑफ द पर्सन इन केजी और उसका जो हाइट है वो मीटर में और उसका स्क्वायर। ठीक, आइडियल वेट जो है 14 इयर्स की गर्ल्स के लिए 18.5 से इसका सॉरी आइडियल वेट फॉर 14 ईयर गर्ल 18.5 टू 24.9। ये आइडियल वेट नहीं है बेटा, ये बीएमआई है, बीएमआई है 14 ईयर गर्ल के लिए। आइडियल वेट फॉर 14 ईयर, इट्स नॉट वेट, इट्स अ बीएमआई, क्योंकि 18 किलो की बच्ची थोड़ी होगी है ना। 18.5, हाँ इसको बीएमआई कर लीजिए बेटा, सॉरी वो गलती हो गई होगी। बॉडी मास इंडेक्स द वैल्यू ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम द मास एंड हाइट। ऑब्वियस सी बात है कि ये बीएमआई किससे कैलकुलेट हुआ है? आपके हाइट और आपके बॉडी मास से, यानी बॉडी वेट से। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ द लाइफ ऑफ ए पर्सन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि किसी देश के लोग कितना जिंदा रह रहे हैं। किसी देश के लोग 20 साल ही जिंदा रह रहे हैं, किसी के 40, किसी के 60, किसी के 80। तो अगर जैसे कि 80 जा रहे हैं तो उसका एक्सपेक्टेंसी मतलब हेल्थ हेल्थ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, और लोगों का जीने का तरीका बहुत अच्छा है, इसको आप मान सकते हो, जीने के लिए एक पॉजिटिव सोच है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस डाटा हमें क्या कहता है कि श्रीलंका में ग्रॉस नेशनल इनकम जो है वो पर कैपिटा ये आपका 12,707 है। इंडिया 6,681 लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यानी 77 साल तक यहाँ जिंदा रहते हैं श्रीलंका में। इंडिया में 69 मतलब 70 के आसपास है। मीन स्कूल ईयर जो है एज 25 एंड अबव, यहाँ पर 10.6 है और यहाँ पर 6.5 है। और यहाँ पर जो है ये आपका एक सेकेंड एचडीआई, यानी कि ये आपका जो है ये आपका 73 है और ये 130 है। अब यहाँ पर जो है एचडीआई, सॉरी, अब देखो यहाँ पर एचडीआई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की इसलिए मैंने तब बात नहीं की थी, मैं ढंग से मैंने कहा कि अभी ढंग से बात करेंगे। एचडीआई जो है वो है उसका मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये क्या कहता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंक इन अबव टेबल आउट ऑफ 180 कंट्रीज। इसमें 189 कंट्रीज के उसमें बताया हुआ है, जिसमें इंडिया की 130th रैंक है। ठीक है, life expectancy at the birth denote at the name suggests the expected average length, मतलब एक इंसान कितने दिनों तक जिंदा रहता है, उसकी एज कितनी होती है। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर फॉर ऑल कंट्रीज। ठीक, इट कैन बी कंपेयर, इट आल्सो डन इन द वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ द गुड्स। मतलब इस तरह से कंपेयर किया गया है कि भाई उस डॉलर को माना गया है, मतलब सभी देशों में डॉलर को कंपेयर करते हुए मानी गई ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर जो है
यहाँ पर श्रीलंका इज मच अहेड ऑफ द इंडिया, श्रीलंका काफी आगे है हमसे इन एवरी एस्पेक्ट। नेपाल एंड बांग्लादेश हैव लो पर कैपिटा इनकम देन द इंडिया, येट दे आर बेटर देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो यहाँ पर जो अगर आप देखोगे ना कि नेपाल और जो आपके बांग्लादेश है, यहाँ पर ये जो दो देश देखोगे आप, नेपाल और बांग्लादेश जो है, इनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी अच्छी है, 70 और 72, 70 और 72 के आसपास आ रही है। और इंडिया में 69.7 है, मतलब कि ये आपकी 70 के आसपास है, लेकिन आपके नेपाल में 70.8 है, मतलब 71 के आसपास है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्सपेक्टेंसी है, कहीं ना कहीं ये ज्यादा है। तो किसी देश में कुछ गड़बड़ है, किसी देश में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। मोर इम्प्रूव मतलब एक ही टोटल मिला के बात हमें ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही क्राइटेरिया से आप किसी देश को नहीं मेजर कर सकते। अब उसके बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मैनी इंप्रूवमेंट हैव बीन सजेस्टेड इन कैलकुलेटिंग एचडीआई। अगर किसी आप एचडीआई कैलकुलेट करते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंडेक्स जो है करते हो, तो आप जो है हेल्थ सिस्टम को सुधारने की कह सकते हो कि आप अपना हेल्थ सिस्टम सुधारिए, आप अपना लिटरेसी रेट सुधारिए, आप अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी सुधारिए, ठीक है। इट हैज बीन क्लियर दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट एंड व्हाट इज हैपनिंग टू द सिटीजन। मतलब ये बता सकता है, ये वाला एचडीआई जो है ये बताता है कि देश में हो क्या रहा है और आपको क्या क्या सुधार करने हैं। इट इज अ पीपल देयर हेल्थ, देयर वेलबींग एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कहीं ना कहीं ये एचडीआई जो है ये टोटल इश्यूज जो है वो चीज बता रहा है, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द डेवलपमेंट, देखो सस्टेनेबिलिटी आप ज्योग्राफी में पढ़ के आप सस्टेनेबिलिटी मतलब कि सस्टेन करते हुए आप चीजों को यूटिलाइज करें। तो यहाँ पर जो है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट दैट मीन नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, मतलब हमको हमारी आज की जरूरतें भी पूरी हो, इसके अलावा फ्यूचर जनरेशन के लिए वो सेफ रहे, ठीक है। डेवलपमेंट मस्ट टेक प्लेस वाइल द कंजर्विंग द एनवायरमेंट, इसके अलावा हमारा एनवायरमेंट भी कंजर्व रहे, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुंचे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मस्ट बी रेज, और लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज हो जाए, ठीक। इंपॉर्टेंट ऑफ द सस्टेनेबिलिटी, अब इंपॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबिलिटी का, ये देखते हैं। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एम्स टू फुलफिल द नीड्स, अब ये जो है हमारे आज की नीड फुलफिल करे एंड फ्यूचर की नीड्स, मतलब कि फ्यूचर की जनरेशन की आने वाली चीजों को भी जो है बरकरार रखे, ठीक। मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीजें सेफ रहें। सस्टेनेबिलिटी इज द कैपेबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज जुडिशियली, हम लोग जुडिशियली यूज करें और इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखें, ठीक है। इट लेज एम्फसाइज ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, चेक द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, मतलब वही एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी रहे और एनवायरमेंटल जो चेंजेस हैं या उन पे डिग्रेडेशन है उस पर रोकथाम लगी रहे, टू स्टॉप द ओवर एक्सप्लॉइटेशन एंड ओवर यूज, यानी कि कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन और ओवर यूज से हम बचे। ये आपका सस्टेनेबिलिटी कहलाता है। मेजरमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबसे पहले आप जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनको यूज करना इंक्रीज करिए, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे आपका जो है सोलर है, विंड है, जियोथर्मल है, बायोमास एनर्जी, उनको यूज करना आप इंक्रीज करिए। उससे क्या होगा, जो आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उस पर आपकी डिपेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेस यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल, वही आपका पेट्रोल डीजल जो है उस पे जो है कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं कि जो फॉसिल फ्यूल है ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन में बहुत ज्यादा जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी बच जाएगा और भाई सोलर एनर्जी से तो कोई पॉल्यूशन होता ही नहीं है और हमको एक नया सोर्स भी मिल जाएगा। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमने पढ़ के आए हम कि जो ये आपका केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह होता है ये आपके वाटर बॉडीज को बहुत लॉस पहुंचाते हैं, लेकिन जो आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखता है। तो ये जो है एक बेटर क्वालिटी की सॉइल को बनाए रखने के लिए और इरोजन से बचने के लिए हमें कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आना पड़ेगा। अडॉप्टिंग ए मेजरमेंट टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, और कहीं ना कहीं अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो हम ग्लोबल वार्मिंग से भी हमारे एनवायरमेंट को बचा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर्स क्या है कि फ्यूचर जनरेशन के लिए बची रहे, ठीक है। मेंटेन फॉर द फ्यूचर जनरेशन, जुडिशियली यूज करें, वाइजली यूज करें। फॉर एग्जाम्पल इफ कट आर ट्री देन वी शुड बी रीप्लांटेड, हमको रीप्लांट भी करना है और उनको ग्रो, ऐसा नहीं कि लगा के छोड़ दिया, उनको ग्रो करने के लिए भी जो है टाइम देना है, उनको पानी देना है उस टाइम के लिए। ओवर यूज जो है और जो एक्सप्लॉइटेशन है वो चीजें खत्म हो, इनडिस्क्रिमिनेटली हम जो चीजें यूज कर रहे हैं वो नहीं तो वो खत्म हो जाएंगी और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमें ये सारी चीजें करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक। उसके बाद जो है यहाँ पर इफ द डेवलपमेंट इज नॉट सस्टेनेबल इट विल गिव राइज टू द डेवलपमेंट डिग्रेडेशन, और अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करते हैं तो ये हमारा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा। हम ग्लोबल प्रॉब्लम है, ये हमारे केवल हमारे देश की प्रॉब्लम नहीं है। पीपल मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द पोल्यूशन, और हमें कहीं ना कहीं हमारी लाइफ, हमारी हेल्थ, हमारी पोल्यूशन से लड़ने के लिए हमारी लाइफ और हेल्थ बढ़े, क्वालिटी बढ़े और पोल्यूशन को
खत्म करने के लिए हमें इन चीजों को जो है मेंटेन करना होगा। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी जरूरी है। क्यों? जो है एनवायरमेंट मस्ट बी कंजर्व व्हाइल द डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस। एनवायरमेंट जो है, हमने कहा कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में क्या बचा हुआ है, हमारा एनवायरमेंट बचा हुआ है। रिसोर्सेज मस्ट बी यूज्ड इन सच अ वे दे कंजर्व फॉर द फ्यूचर जनरेशन। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल द पीपल मस्ट बी रेज्ड। ऐसा इसमें ये जो छुप गया बेटा, मस्ट बी रेज्ड, मतलब कि आप जो है RAISED, तो आपके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। क्यों इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है? क्योंकि जो है क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उसके, कि भाई हमारा एनवायरमेंट बचेगा। अगर हमारा एनवायरमेंट बचेगा तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, हम हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको ऑटोमेटिकली बढ़ा देंगे। ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपकी बुक में ये 2-3 एग्जांपल दिए हुए हैं ग्राउंड वाटर का। द ग्राउंड वाटर ओवर यूज पर्टिकुलरली फाउंड इन एग्रीकल्चरल प्रॉस्पर रीजन। अब जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटली यूज किया जाता है आपके जो एग्रीकल्चर बढ़े हुए राज्य हैं, जैसे स्टेट है, जैसे पंजाब है, वेस्टर्न यूपी है, ठीक है, साउथ इंडिया में कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं। ठीक। टिल नाउ देयर हैज बीन अ डिक्लाइन 6.1% ग्राउंड वाटर इन इंडिया। क्यों? क्योंकि वो बस खेती में लगा रखे हैं और उन्होंने कंटिन्यूअसली वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उस ग्राउंड वाटर को, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा खराब बात है। वो चीज नहीं होनी चाहिए। आपको कुछ ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए कि ताकि रेन वाटर जो है वो उसको आप यूटिलाइज कर सको। उसके बाद एग्जॉस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें देखो, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड एनर्जी रिव्यू जून 2018, the total reserve of the crude oil stock in the world is going to last for 50 years as country are vast यूजिंग अप द ऑयल रिजर्व। अब यानी कि वो बता रहा है, ये रिपोर्ट ही बता रही है कि जो अब ऑयल स्टॉक बचा हुआ है केवल 50 ईयर्स के लिए बचा हुआ है। दिस इज फॉर होल वर्ल्ड एज ए होल, दिस इज फॉर द वर्ल्ड एज अ होल पावर। इसका मतलब ये कि अगर इस तरीके से चलता रहा तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। हाउएवर द डिफरेंट कंट्रीज फेस द डिफरेंट सिचुएशंस। कंट्री लाइक इंडिया डिपेंड ऑन द इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम द अब्रॉड बिकॉज दे डू नॉट हैव द इनफ। तो यहाँ पर जो अब देखो क्या होता है कि ऑयल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अलग अलग है, कुछ अलग अलग बहुत है। जैसे अगर आप हाउएवर डिफरेंट कंट्रीज फेसेस अ डिफरेंट सिचुएशन, जैसे इंडिया के अंदर हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसके अलावा जो है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है उतना, इसके अलावा यूएस में जो है तो हम क्या करते हैं, हम लोग जो है लाइक यूएस पर इंपोर्ट करते हैं। इनके प्राइस भी लो इंक्रीजेस इज बिकम्स अ बर्डन ऑफ वांट टू सिक्योर थ्रू द मिलिट्री। अगर प्राइसेस तो कहीं ना कहीं पैसे के थ्रू और मिलिट्री के थ्रू बात है कि अपने रिजर्व जो है स्टॉक कर रहे हैं। प्राइसेस बढ़ेगी, प्राइसेस यहाँ पर जो कुछ हर डेफिनेशन आपका ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, आपका जो है अब देखो यहाँ पर हर चीज का रिसोर्सेस और सब्जी भाजी की कीमतें बढ़ जाएंगी, आपका जो है एलपीजी यानी कि हालांकि ये सिलेंडर की कीमतें बहुत ज्योग्राफी में तो कहीं ना कहीं ये जो है, लेकिन और ये बहुत वेल नोन डेफिनेशंस है। फिर भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिनको नेचर जो है रिप्लेनिश कर सकता है, जैसे ग्राउंड। तो कहीं ना कहीं द रिसोर्सेज व्हिच आर नॉट, कई देश ऐसे हैं जो कि मिलिट्री के थ्रू इसको सिक्योर कर एग्जॉस्टेड आफ्टर सम टाइम आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब कि ऐसे रिसोर्स है जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे काफी कुछ टाइम बाद, और जैसे उनको जो है आप चाह कर भी रिप्लेनिश नहीं कर सकते क्योंकि उनको रिप्लेनिशिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर जो है आई होप आपको लगता है समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन पूछिए, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।